नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम थॉमस हॉब्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर आपके साथ में साझा कर रहे हैं। इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से आपसे चर्चा की है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आ जाता है फर्स्ट ग्रेड का, आपके लिए और वीडियोस की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अभी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। और अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, उसके लिए भी हम वीडियो नोट शुरू करने वाले हैं। तो लगभग 10,000 पदों पर वो वैकेंसी है, उसका भी टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल से तैयारी करना चाहते हैं, उसका टेलीग्राम चैनल अलग है, उस पर भी ज़रूर जुड़ें। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। देखिए, थॉमस हॉब्स से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। पहला देखिए, हॉब्स का जन्म हुआ था, कब हुआ दोस्तों? 1588 में इंग्लैंड के अंदर थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। मैंने अपने पहले वीडियो नोट में जब हॉब्स का परिचय दिया था उसमें आपको अच्छे से इस बारे में समझाया था। तो हॉब्स की मृत्यु, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है। तो 1679 में हॉब्स की मृत्यु हो जाती है। अब एक कथन है दोस्तों, लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये माइकल ऑक्सफोर्ड का कथन है, इसे ध्यान में रखिएगा कि माइकल ऑक्सफोर्ड लेवियाथन के लिए कहते हैं कि लेवियाथन जो है, यदि इसको मैं ये कहूँ कि राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो भी सही बात है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड लेवियाथन के लिए कहते हैं, और लेवियाथन रचना किसकी है? थॉमस हॉब्स की रचना है। ये तो आपने अच्छे से अब तक रट लिया होगा, पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसके बारे में तो लगभग हर वीडियो नोट में हमने बातचीत की है, चर्चा की है ना। तो ये चीज़ आपने देख ली होगी। तो इंग्लैंड में इनका जन्म होता है 1588 में, और 1679 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। मैंने आपको प्राकृतिक अवस्था पढ़ाया, प्राकृतिक कानून के बारे में बताया। हर वीडियो नोट में आपसे जो भी चर्चा की थी, देखिए उनमें से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो नोट स्किप नहीं करने चाहिए। यदि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उससे बेटर कुछ है नहीं, और अगर आप इसे एक रेफरेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो आपको पूरा देखना चाहिए, कंप्लीट देखना चाहिए। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सदैव क्या स्थिति थी? संघर्ष और सतत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, लूट मार काट बनी रहती थी, यहाँ तक कि जान भी ले ली जाती थी। तो उसमें शांति की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, हमेशा एक भय का वातावरण था। कैसा वातावरण था? भय का वातावरण था। सभी का सभी से संघर्ष था, सभी का सभी से युद्ध चलता रहता था, ठीक है। एक दूसरे से असुरक्षा की भावना अशांति को जन्म देती, और अशांति युद्ध को, और युद्ध विध्वंस को जन्म देता रहता। तो संघर्ष और सतत युद्ध की जो प्राकृतिक अवस्था में स्थिति बनी रहती थी। इस अशांति को समाप्त करने के लिए प्राकृतिक कानून जो हॉब्स ने किए थे, लगभग 19 प्रकार के कानून इन्होंने दिए थे, जिसकी हमने अपने वीडियोस में चर्चा की, महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा की थी, ठीक है। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉब्स की प्रमुख रचनाएं या कृतियां, इनको भी ध्यान में रखिएगा। मिलान प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। लेवियाथन का जिससे लिया गया अर्थ, वो लिया गया एक विशालकाय समुद्री राक्षस, ठीक है जी। ये जो लेवियाथन है, ये हॉब्स जो समझौता करता है, फिर जो राज्य की उत्पत्ति होती है, उसको ये लेवियाथन नाम देता है कि एक विशालकाय समुद्री राक्षस, एक राजशक्ति के रूप में इसे प्रदर्शित करता है लेवियाथन को। फिर डी सीवे, डी कार्पोर और डी होमिनी, इन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है कि हॉब्स की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो लेवियाथन है, डी सीवी है, डी कार्पोर है और डी होमिनी है। ये हॉब्स की क्या है? थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण कृतियाँ या महत्वपूर्ण रचनाएं, आप इसे कह सकते हैं, एज यू विश। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि अनुबंध यानी समझौता बिना तलवार के कोरे शब्द हैं या केवल शब्द हैं, इसे हम कह सकते हैं, ये हॉब्स का कथन है। हॉब्स समझौते और अनुबंध के बारे में कहते हैं कि बिना शक्ति के ये जो अनुबंध कर लिया जाता है, बिना किसी सुप्रीम पावर के अनुबंध कर लिया जाता है, तो वो केवल शब्द हैं, क्योंकि उनको मानने वाला कोई नहीं होता। तो समझौता बिना तलवार के, बिना तलवार का मतलब यहाँ पे शक्ति से है, बिना शक्ति के केवल और केवल शब्द है,
ठीक है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ये किसका कथन है? होब्स का कथन है। तो ये अनुबंध जो किया जाएगा, जिसमें कोई भी शासक नहीं है, राजा नहीं है, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आप बात मानो या ना मानो, तो यहाँ पर हम मनुष्य की जो रक्षा की बात करते हैं वो यहाँ पे गारंटी नहीं दी जा सकती। उसकी रक्षा होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो केवल कोरे क्या हैं? शब्द हैं। ओके, ये भी होब्स का कथन है। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि होब्स के बारे में पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। ये किसका कथन है? सेबाइन का। देखिए, सेबाइन ने होब्स के बारे में कहा, जैसे होब्स ने अपना वैज्ञानिक भौतिकवाद जिस अध्ययन पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया, उसके बारे में ये कहते हैं, सेबाइन कहते हैं कि होब्स जो है पूर्णतः 100% कह दिया भौतिकवादी था। ठीक है, और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। मतलब आध्यात्मिक सत्ता को वो नहीं मानता था, केवल और केवल काल्पनिक वस्तु मात्र के रूप में उसे मानता था कि ये सिर्फ कल्पनाओं में है, ये वास्तव में नहीं है। और होब्स पूर्णतः भौतिकवादी था। ये किसका कथन है? सेबाइन का। ठीक है दोस्तों, चीज़ समझ में आई? क्लियर हो रही है ना चीज़ें? है ना? पीछे जो वीडियो नोट आपने देखे हैं, बेनिफिट ज़रूर मिल रहा होगा जिसने देखे होंगे या जो स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, होब्स जो है सामाजिक समझौते के बाद एक निरंकुश राज्य की स्थापना करता है, और वह क्या कहलाता है? वो लेवियाथन कहलाता है। एक निरंकुश राज्य की स्थापना करता है सामाजिक समझौते के बाद में। समझौता किसके बीच में होता है? मनुष्य से मनुष्यों के बीच में, मनुष्य से बहुत सारे मनुष्यों के बीच में समझौता होता है कि हम अपनी शक्ति को एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप देंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करेंगे, तभी क्या होगा? पालन हो पाएगा। यदि कोई भी इस शर्त को तोड़ देता है तो फिर अराजकता की स्थिति दोबारा से आ जाएगी, अशांति आ जाएगी, युद्ध की सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो होब्स सामाजिक समझौते के माध्यम से, ये जो सामाजिक समझौता था ये मनुष्य से मनुष्य के बीच में हुआ और एक निरंकुश राज्य, निरंकुश सत्ता की स्थापना हुई। उसे होब्स क्या नाम देते हैं? लेवियाथन नाम देते हैं। ठीक है, विशाल काय समुद्री राक्षस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, होब्स के बारे में यह किसने लिखा? होब्स के बारे में यह किसने लिखा कि होब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी में रखा जा सकता है? ये ऑक्सफोर्ड का ही कथन है। तो प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि होब्स की जो अध्ययन शैली है, होब्स ने जो अपने विचार दिए, होब्स ने जो अपना योगदान दिया, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि होब्स राजनीतिक चिंतकों में प्रथम श्रेणी के चिंतकों में रखे जा सकते हैं। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किसकी नज़र में? ऑक्सफोर्ड की नज़र में, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड की नज़र में। तो ये कथन प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का है कि होब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी में रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी कथन मैंने आपके इसमें समाहित किए हैं, तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें देने की कोशिश की है। मैंने आपके लिए वीडियो नोट भी दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रहा हूँ। यह कथन देखिए कि होब्स प्रतिभा संपन्न, मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एवं एक ऐसा नैतिकवादी है जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा जा सकता है। ये जॉन लेयर्ड का कथन है। तो अब तक मैंने जितने भी कथन पढ़े होब्स के बारे में, उसमें ये एक तो बहुत बड़ा कथन है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा, होब्स की जो विशेषता इसमें बताई गई है कि प्रतिभा वाला है, मनोवैज्ञानिक है, उत्कृष्ट है, तत्वज्ञानी है, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक है, नैतिकवादी है और ब्रिटेन का आचार शास्त्र का जनक इसे कहा जा सकता है। तो ये जॉन लेयर्ड की परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, वैसे तो जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट, आप कहोगे साहब इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये कोई बात नहीं होती। पढ़ना आपको विस्तृत ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। होब्स की संप्रभुता कैसी है? तो होब्स की संप्रभुता की बात हम जब करते हैं दोस्तों, तो होब्स की संप्रभुता असीमित है। कैसी है? असीमित। होब्स की संप्रभुता जो है वो असीमित, मतलब असीमित संप्रभुता। इसकी संप्रभुता की अब हम क्वालिटी भी कह सकते हैं या फिर उसकी हम एक विशेषता भी कह सकते हैं। किसकी? होब्स की संप्रभुता की। देखो, होब्स की जो संप्रभुता है उसकी ये एक बहुत प्रमुख विशेषता है। ठीक है, संप्रभुताधारी जो होगा ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से क्या होगा? बाध्य नहीं होगा, मतलब बॉन्ड नहीं होगा,
बाध्य नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या माना, असीमित माना। राजकीय कानून जो है संप्रभु की आज्ञा मात्र है और वह जो संप्रभु है वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश और नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतया असीम और निरंकुश है। यहाँ पर निरंकुश शब्द आए वो भी मान लीजिएगा, असीम आए वो भी मान लीजिएगा, असीमित आए वो भी मान लीजिएगा। असीमित क्यों है वो मैं फिर से बता देता हूँ। संप्रभुताधारी जो होगा ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है, उस पर रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझे। नेक्स्ट देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन भी किसका है, होब्स का है। ओके, होब्स के अनुसार संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित है तो शासन कैसा होगा, राजतंत्र होगा। संप्रभु के बारे में होब्स ये कह रहे हैं, यदि संप्रभुता, सवर्निटी यदि एक व्यक्ति में निहित है, मतलब राजा का शासन, राजतंत्र, पूरी शक्ति आपने किसको दे दी, राजा को दे दी। ठीक है साहब, समझ गए है ना। राज्य के व्यक्तियों ने अपनी पूरी शक्तियाँ, अधिकार किसको दे दिए, राजा को सौंप दिए, तो वो क्या हो गया, राजतंत्र। संप्रभुता कुछ व्यक्तियों में आ जाए कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो, एक ग्रुप है ना, मेंबर्स का एक मतलब ग्रुप हो, कोई भी जो शासन कर रहा हो, शासकों का एक ग्रुप हो, तो वो हो जाएगा कुलीन तंत्र। क्या हो जाएगा, कुलीन तंत्र। ये होब्स के शब्दों में है। और संप्रभुता सभी व्यक्तियों में निहित हो जाए, जैसे लोकतंत्र, तो उसका क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। यदि संप्रभुता सभी व्यक्तियों में निहित है तो वो शासन किस प्रकार का हो जाएगा, लोकतंत्र। तो होब्स भी शासन के 3 रूप बताते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। संप्रभुता एक व्यक्ति में राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों में कुलीन तंत्र और सभी व्यक्तियों में तो लोकतंत्र होगा। किसके अनुसार, होब्स के अनुसार। होब्स की अध्ययन पद्धति क्या है, होब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद है। क्या है, वैज्ञानिक भौतिकवाद है। इसको हमने अच्छे से कंप्लीट तरीके से एक वीडियो में समझा हुआ है। किसको, वैज्ञानिक भौतिकवाद को, जो होब्स की अध्ययन पद्धति है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।